हाँ, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग क्या है? इट मीन्स अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करना है। अब अकॉर्डिंग टू द पोस्ट का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द पोस्ट का मतलब है कि मोर कैपेबल पर्सन ऑन मोर इम्पॉर्टेंट पोस्ट और लेस कैपेबल पर्सन ऑन लेस इम्पॉर्टेंट पोस्ट। मतलब जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है, जिस पे जितने ज़्यादा पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, मतलब हायर पोस्ट, उस पर ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन, ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन हम रखेंगे, और जो लेस इम्पॉर्टेंट है उस पर कम क्वालिफाइड रख लेंगे। इसको कहते हैं हम स्टाफिंग। और ये जो बॉक्स में लिखी है उसको भी कर सकते हो, इट रेफर टू फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोस्ट विद द पीपल, कि पोस्ट को लोगों से भरना ही स्टाफिंग होता है। अब स्टाफिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारे फंक्शन है वो क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सारे काम स्टाफिंग के अंदर आएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स। फीचर्स देखो क्या है? रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। सबसे पहला हमारा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। क्यों ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है? हमने दो फंक्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, दो फंक्शन हमने परफॉर्म किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। दोनों ही पेपर वर्क थे, दोनों ही सोचने का काम था, पोस्ट क्रिएट की थी। अब उन पोस्ट पर हमें कॉम्पिटेंट पर्सन्स को लाना है, लोगों को लाना है। तो वो जो लोग हैं वो क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग को लेके आना है, तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, इसीलिए इसको कहा गया है। सेकंड क्या है? सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन क्या है? इट इज़ नॉट द सब पार्ट ऑफ एनी अदर फंक्शन। प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, या डायरेक्टिंग का, या कंट्रोलिंग का किसी का पार्ट नहीं है। इसको एक अलग से सेपरेट फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन बनाया गया है, अपने आप में एक मेजर फंक्शन है स्टाफिंग। थर्ड है एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। सभी मैनेजरियल लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल पर ये जो है इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। इक्वली इम्पोर्टेंस का मतलब हर लेवल पर हमें कॉम्पिटेंट पर्सन को एस्टेब्लिश करना है, और हर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। एवरी लेवल पर परफॉर्मेंस जो है इसी पर डिपेंड करती है कि कितने अच्छे स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है। तो एसेंशियल एट ऑल लेवल हमने यहाँ पर इसको कहा है। देन रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? कि हमने 11th में पढ़ी थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। उसमें एम्प्लॉय के टुवर्ड्स जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, हमें उनको प्रॉपर सैलरी देनी है, कंपनसेशन पे करना है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी करनी है। तो ये सारे काम किस में आते हैं? सिलेक्शन, हमारे स्टाफिंग के फंक्शन में आते हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करके हम जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, जो स्टाफिंग फंक्शन होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है? विच इज़ रिलेटेड विद द पॉलिसी, जो इंटरनल पॉलिसी से रिलेटेड होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की पॉलिसी बनाई हो सकती है, जैसे ट्रांसफ़र की पॉलिसी, जैसे अपने केवीएस में है ट्रांसफ़र की पॉलिसी है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, या पॉइंट बनाए हैं, पॉइंट के बाद क्या है, एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। प्रमोशन की पॉलिसी बनाई है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट हायर पोस्ट पर प्रमोट कर देंगे या पेपर दे के प्रमोट करेंगे। तो इस तरह की जो कुछ पॉलिसी बनाई होती है वो इंटरनल पॉलिसी होती है। इससे स्टाफ जो है वो इफ़ेक्ट होता है, मीन्स स्टाफिंग फंक्शन इफ़ेक्ट होता है। यदि उसने कहा, ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा है कि 10 में से 2 पोस्ट थ्रू द प्रमोशन होगी, तो 2 पोस्ट उससे प्रमोट कर दी जाएगी और बाकी को पेपर देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? जो एक्सटर्नल, बाहर से रिलेटेड है। मीन सपोज़ क्या कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रखे जाएंगे, या फिर थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसे जो कॉलेज वगैरह में जाते हैं उसके थ्रू किया जाएगा, तो उसे वही करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट जो है स्टाफिंग फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये 5 इसकी फीचर्स हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, फर्स्ट, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन।
स्टाफिंग में मैंने क्या बताया, कीपिंग फिल द पोस्ट, पोस्ट को फिल करनी है लोगों से। मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट, कम्पिटेंट मोर इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है उस पर मोर कम्पिटेंट पर्सन और लेस इम्पोर्टेंट पोस्ट पर लेस कम्पिटेंट पर्सन। तो वो कैसे करेंगे, पहले लोगों को ढूंढना पड़ेगा, डिस्कवर कर रहे हैं, देन कम्पिटेंट पर्सन को पोस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, इनके अलग अलग प्रोसेस है जो अभी अब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके थ्रू हम लोगों को डिस्कवर करते हैं और अपनी पोस्ट को फिल कर देते हैं। सेकंड क्या है, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस क्या कहते हैं कि स्टाफिंग के थ्रू हम बेटर परफॉर्मेंस, राइट पीपल टू द राइट पोस्ट, राइट प्लेस हम करते हैं अपॉइंट, और जिसके कारण क्या होता है कि जो लोग हैं वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाती है। द नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की, किसी भी एंटरप्राइज की जो ग्रोथ है, सर्वाइवल है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करती है कि किसी भी फर्म के एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो ये जो है, जितनी ज़्यादा ह्यूमन एसिड अच्छी होगी, मान लो हमने कितनी भी अच्छी प्लांट मशीनरी टेक्नोलॉजी ले ली, मगर उसको रन करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर वो स्किल नहीं है कि उसको ऑपरेट कर पाएँ, तो उस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि और जो ह्यूमन एसिड जो हम लाते हैं वो किसके थ्रू लाते हैं, स्टाफिंग के थ्रू लाते हैं। तो स्टाफिंग जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है। देन हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉय होने चाहिए, ना तो कम होने चाहिए ना ही ज़्यादा होने चाहिए। तो जिसको बोलते हैं हम, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, हमारी, ठीक है, हमारी ना तो ओवर मैनिंग की प्रॉब्लम होनी चाहिए ना ही लेस होने चाहिए। तो अब ये किसके थ्रू होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा जब ज, हाँ, आवाज़ बंद करो अपनी। अब स्टाफिंग में जो होता है, क्या करते हैं हम, पोस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं लोगों को, जिससे क्या होगा, बार बार हमें चेंज नहीं होनी करना पड़ता, सभी प्रोसेस को देखकर हम करते हैं। अंकुश, आवाज़ बंद करो। हम पोस्ट की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, और जब एक ही बार में हम सही लोगों को रख लेंगे तो क्या होगा, तो हमें बार बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इंटरव्यू है, वो बार बार नहीं लेना पड़ेगा, जिसके कारण हमारी जो है कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जो ह्यूमन रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल होगा। द नेक्स्ट पॉइंट, आवाज़ बंद कर लो, अरे अपनी आवाज़ बंद करो। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। देखो, एम्प्लॉय जो हमने बात की कि स्टाफिंग इज द रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग, रेमुनरेशन पॉलिसी, इन सब से रिलेटेड होती है। और जब ये सभी चीज़ें सही होंगी, डिज़ायर फैसिलिटी हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, जॉब सेटिस्फाई होंगे, उनका मोरल हाई होगा, इनिशिएट रहेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दिया हुआ है, ये टॉपिक हमें नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमें सीधे प्रोसेस करनी है। ठीक है, प्रोसेस देखो, फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। सपोज करो 4 डिपार्टमेंट है, सबसे पहले पॉइंट में जो हमारा रिक्रूटमेंट के लिए जो मैनेजर है वो क्या करेगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई एस्टिमेट करेगा, और इसको अपॉइंट करने के लिए वो क्या देखेगा कि किसी की प्रमोशन होनी है, ट्रांसफ़र होनी है, उसके अकॉर्डिंग देख कोई फर्म छोड़ के जा तो नहीं रहा है, ये सभी चीज़ की कैलकुलेशन करेगा। जैसे मान लो 4 डिपार्टमेंट हैं, अब 4 में मान लो एक डिपार्टमेंट में, ए डिपार्टमेंट में 2 लोगों की ज़रूरत है, दूसरे में 3 लोगों की ज़रूरत है, चौथे में पूरे लोग हैं, बट 2 लोग ट्रांसफ़र जाने वाले हैं, तो फिर से 2 लोग खाली हो जाएंगे, और कुछ को प्रमोट करना है,
तो वो प्रमोशन वाली पोस्ट से दूसरी पोस्ट तो भर जाएगी, बट वो वाली खाली हो जाएगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को ध्यान रख के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड जो है फर्स्ट पॉइंट में ध्यान देते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड पैराग्राफ में 2 वर्ड लिखे हैं, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और मतलब पूछा भी जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट वाइज। तो वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, तुम्हें दोनों को ध्यान से पढ़ना है। वर्क लोड एनालिसिस क्या होता है, इट इज़ कंसर्न टू नो द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ नेसेसरी, नेसेसरी बोल्ड में लिखा है, नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब इन द हैंड, कि काम को पूरा करने के लिए कितने और किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है। वर्क लोड एनालिसिस, कितना लोड है। और वर्क फोर्स का मतलब कितने अवेलेबल हैं, वर्क लोड कितने ज़रूरत है, हाउ मैनी आर नेसेसरी, एंड वर्क लोड कितने अवेलेबल हैं, हाउ मैनी आर अवेलेबल। तो ये दोनों वर्ड जो हैं हमें ध्यान रखना है कि नेसेसरी किस में आएगा, वर्क लोड में, और अवेलेबल किस में आएगा, वर्क फोर्स में। तो इस तरह से ये दोनों एनालिसिस करके हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, जब हमें पता चल गया कि हमें मान लो 4 लोगों की ज़रूरत है, तब हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में देखो क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो अब उसके लिए क्या होता है कि हमारे जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होंगे, होने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं हम कि वो अपने क्या करें, एप्लीकेशन सेंड करें। जैसे तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर में किसी वैकेंसी के लिए पोस्ट आती है, या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है, या आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो साइट्स पे आती है। तो वो क्या होती है, रिक्रूटमेंट ही होती है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली है, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। इसके बाद आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या आता है, जब सबने एक कोई लास्ट डेट दी होती है, उस लास्ट डेट तक सभी एप्लीकेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, उन एप्लीकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट वो होगा जिनको कि सेलेक्ट करेंगे, और एक पार्ट वो होगा जिनको कि रिजेक्ट कर देंगे। जो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहा है, मिनिमम कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और एक वो होगा जिनको कि हमने सेलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन में क्या होगा, हम कॉम्पिटेंट एप्लीकेशन को, लार्ज नंबर जो एप्लीकेशन आई है, कॉम्पिटेंट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करने का काम हमारे पास होगा। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, टू ज्वाइन द पोस्ट फॉर विच ही एंड शी सेलेक्टेड। जब सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है, जो कि हम सिलेक्शन वाले चैप्टर में करेंगे, वो सारी प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो पर्सन को अपॉइंटमेंट दे दी जाती है, वो ज्वाइन कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। किसी भी पर्सन की जॉब लगती है तो क्या करते हैं, प्लेसमेंट हो गई, कहाँ पर प्लेसमेंट हुई है, उस जगह पर प्लेसमेंट हुई है, तो वो क्या है, प्लेसमेंट, टू ज्वाइन द जॉब। और ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय की एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देना टू द कंपनी, is given a brief presentation about the company and is introduced to his superior, subordinate and colleague। कंपनी के बारे में उसे बताना है और उसकी भी इंट्रोडक्शन करवानी है कि उसका सुपीरियर कौन है, सुबॉर्डिनेट कौन है, कोलीग कौन है। जैसे तुमने अपने स्कूल में ही देखा होगा कि कोई पर्सन आता है, कोई नया टीचर आता है, तो उसको सुबह असेंबली में स्टेज पे बुला के उसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रोडक्शन बताते हैं, किस लिए, कि वो सारी उससे बच्चे उसको जान लें और टीचर्स का पता चल जाए कि ये नया टीचर आया है। साथ में एक उसका कोर्स भी होता है, इंडक्शन कोर्स। उसमें क्या बताते हैं कि वो डिफरेंट जो हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या रूल रेगुलेशन पॉलिसी है, वो सभी बताते हैं। तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, वेलकम करते हैं उसको जैसे संगठन में। इसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सभी को पता है कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है। जैसे हम टीचर ही हैं, हम क्या करते हैं, साल में एक बार हमें भेजा जाता है कहीं, ट्रेन जो वर्कशॉप होती है हमारी, जैसे लास्ट ईयर भी गए थे हम, अम्बाला गए थे और नवंबर में गई थी मैं। तो वो क्या है, ट्रेनिंग हो रही है टाइम टू टाइम, किस लिए, अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गई। इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि हर एम्प्लॉय को जज करना। जज किसके अकॉर्डिंग करना है, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जज करना है, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जज करना है कि एक्चुअल में वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बनी हुई है या फिर नहीं, असाइन काम वो सही तरह से कर रहा है या नहीं। जैसे तुम्हें पिक्चर में दिख रहा होगा,
इवैल्यूएशन कर रहा है आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री ये लिखा है, तो उसमें टिक किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर। ऑब्जर्व करते हैं मैनेजर, जैसे अपनी एनुअल इंस्पेक्शन होती है तो टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके बाद क्या है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग क्या है कि हर एम्प्लॉय को अपने प्रेजेंट पोस्ट से हायर पोस्ट पर जाने की इच्छा होती है, तो जब वो हायर पोस्ट पर जाता है अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। और कैरियर प्लानिंग कि कैरियर में और आगे बढ़ना है। और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस में कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है, यहाँ पर कंपनसेशन का मतलब ये नहीं कि कोई चोट लग गई जो वर्कमैन कंपनसेशन था, वो नहीं है। यहाँ पर कंपनसेशन से मतलब है, सेकंड लाइन हम पढ़ेंगे, कंपनसेशन रेफर टू ऑल फॉर्म ऑफ पे एंड रिवार्ड गोइंग टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ को जो सभी पे एंड रिवार्ड, सैलरी जो दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कंपनसेशन। दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में जो है वेजेस है, सैलरी है, जो पैसे में मिलते हैं हमें, बोनस है, कमीशन है, तो ये दो तरह के हो सकते हैं। टाइम बेसिस मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कि मंथली सैलरी मिल रही है, एनुअल सैलरी मिल रही है, वीकली सैलरी मिल रही है। और दूसरा क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड क्या है कि जहाँ पर ये बता दी जाती है कि इतनी यूनिट बनाओगे, एक दिन में 50 यूनिट बनानी है, 50 यूनिट बनाएंगे तो आपको सैलरी दे देंगे। और सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट पेमेंट का मतलब क्या है, जिसमें डायरेक्टली पैसे नहीं देते, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, सर्वेंट की फैसिलिटी दे दी, कार की फैसिलिटी दे दी, रेंट फ्री हाउस दे दिया, तो ये क्या होती है, इनडायरेक्ट पेमेंट होती है। तो ये हमारी स्टाफिंग की प्रोसेस है। ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस हमारी आएंगी उसमें से एक या दो प्रोसेस तो ज़रूर क्वेश्चन में, एनुअल पेपर में भी आती हैं, तो इनको प्रोसेस को ध्यान से याद करना है। हमारे पॉइंट क्या आ गए कि सर्टेन पॉइंट्स मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमने किया एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। ठीक है, ये